खुशबू हवा के सारे रंग आज आंचल में मैंने बांधे हैं। अब सिर्फ इंतजार है तेरा ताकि कुछ रंगो बू की बात चले। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है और आज आपका इंतजार हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए इस रंगीन पिटारे में हम हिंदुस्तान की सरजमीन के बहुत ढेर सारे रंग समेट लाए हैं। शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ, जिसमें सुर है, साज है, रक्स है, मौसीकी है और हिंदुस्तान के बेशकीमती फनून भी। बरसात की बूंदें दिल में प्यार का एहसास जगा देती हैं। ये मौसम है प्यार का, साथ ही साथ 16 सिंगार का और रास लीला का भी। तो सिंगार और रास लीला के इन्हीं रंगों को आइए देखते हैं सोनल मानसिंह की पेशकश कृष्णा में, जहां बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने कृष्ण की रासलीला के अलावा कृष्ण के किरदार के मुख्तलिफ रंगों को पेश किया। श्री कृष्ण को कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव और वासुदेव जैसे नामों से जाना जाता है। कृष्ण में 16 कलाएं या दिव्य गुण माने जाते हैं। पूरे भारत में कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है और भगवान कृष्ण की लीलाओं को जब मंच पर प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह प्रस्तुत करें तो बात ही अलग हो जाती है। श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण जिन्होंने जन्म लिया है गोकुल में, माँ यशोदा, पिता नंद बाबा। देखा आपने सुंदर लाल लाल होंठ, टिमटिमाती आंखें, घुंघराले काले रेशमी बाल और दिन दुगुना रात चौगुना जो बढ़ता है ऐसा नंदलाल। जितना बढ़ता गया उतने ही उधम भी तो बढ़ते गए। कहते हैं कि थोड़ा चलना आया तो डर बढ़ करके गोपियों के घर में घुस जाना और दूध दही माखन की मटकियां तोड़ना। पहुंच तो सकते नहीं तो कहीं से उठाया कंकड़ और मारा। कभी छोटी सी गुलेल लेके मारी, कभी मित्रों को बुला के एक के ऊपर एक कंधों पे चढ़ के उतार के तोड़ी। अब एक दिन ऐसा हुआ, अकेले ही थे, चले गए। हाँ, गोकुल में तो सबके द्वार खुले ही रहते थे, आज की तरह नहीं था। तो चले गए और फिर ले गए थे साथ में कंकड़ पत्थर। धड़ 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 बैठ गए और बैठ के लबालब खाने लगे। आहा, आपने वो देखा ना हो तो अपनी कल्पना की आंखों के सामने देखिए। उतने में गोपी आ गई और गोपी देख रही है। अच्छा, ये कार्यक्रम ह्यूमन टच फाउंडेशन की ओर से दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में कृष्ण नाट्य कथा के विषय पर प्रस्तुत किया गया।
श्री कृष्ण पद्म भूषण सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु हैं। साथ ही अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में भी कुशल हैं। कृष्ण स्वयं ब्रह्मन है, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो जब किशोर अवस्था के कृष्ण और बलराम आए तो अक्रूर ने आंखें मली, क्या यही है? उनके मन में ऐसा विचार उठा और उठते ही उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन पलों में उन्होंने श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन किए। अक्रूर जी, श्रीमद् भागवत कहता है, प्रथम थे जिन्होंने कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया। अक्रूर ने बहुत सम्मान से हाथ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। और सोनल मानसिंह की नाट्य कथा प्रस्तुति उनके इसी जज्बे को करीब से देखने का मौका देती है। शायद इसीलिए कहा जा सकता है कि भरतनाट्यम और उड़ीसी पर गहरी पकड़ रखने वाली सोनल मानसिंह मात्र एक नृत्यांगना नहीं बल्कि प्रेरणा है। गोपियां दौड़ी हैं पीछे, देख रही हैं, जब तक धूल उड़नी बंद हो गई। अचानक हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय कृष्ण बोली जाओ जीवन हाय कृष्ण, हाय कृष्ण बोली जाओ जीवन का खनकारिया बनमाड़िया नील रतन। हाय कृष्ण बोली जाऊं जीवन का खनकारिया बनमाड़िया नील रतन। तार बिना मुई नहीं रखीबी, तार बिना मुई नहीं रखीबी, नसीब पुराण गा। उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। और जब यही आवाज शोले की तरह लपकती है बरसात की फुहार में, तो जैसे सावन में आग लग जाती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मौसीकी के सुरों से भरी एक ऐसी खास महफिल में, जहां पर आपको एक ऐसी फनकारा नजर आएंगी जिन्होंने अपनी आवाज के जादू से हर किसी पर जादू कर दिया। अपनी सुर लहरियों से सभी को भिगोती ये है बनारस घराने की मशहूर गायिका विदुषी सुनंदा शर्मा, जिन्होंने हाल ही में राजधानी दिल्ली में प्रस्तुत किया बूंदन फुहार नामक एक मनमोहक संगीत कार्यक्रम। गिरिजा दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस संगीत कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत की मनमोहक धुनों के माध्यम से मॉनसून की एक भावपूर्ण खोज प्रस्तुत की गई। गगन गरज चमकत दामिनी, गगन गरज चमकत दामिनी, गगन गरज चमकत। इस संगीत कार्यक्रम में हारमोनियम पर पंडित विनय मिश्रा, तबले पर पंडित मिथिलेश कुमार झा और सारंगी पर यू गुलाम अली सहित संगीतकारों का एक शानदार समूह शामिल था। साथ मिलकर इन्होंने एक ऐसा संगीतमय अनुभव तैयार किया जो बरसात के मौसम में मौजूद सभी दर्शकों को भिगो गया।
ढोलन साडिवे वेगले जाऊं ढोलन साडिवे वेगले जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मॉनसून संगीत उत्सव बूंदन फुहार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक सुंदर उत्सव प्रस्तुत करता है। जो इश्क नु जाने सोई रस मानसून के इस उत्सव में बूंदन फुहार का आयोजन वास्तव में कला संगीत के सुव्यापकता का उत्सव है और हम कह सकते हैं कि इसका भाव कुछ ऐसा ही है जैसा कबीर दास जी ने कहा था कि समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। पीढ़ियों तक फैली संगीत परंपरा के साथ सुनंदा अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर चुकी हैं। गुरु शिष्य परंपरा में उनके गहन प्रशिक्षण ने उनकी कलात्मकता को पूर्णता तक पहुंचाया है। इस कार्यक्रम के जरिए संगीत के जादू के माध्यम से मॉनसून के सार को पकड़ने का प्रयास किया गया। बारिश की लय के साथ प्रकृति जीवंत हो उठती है। सुनंदा शर्मा की मधुर आवाज ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पद्म विभूषण महान गायिका गिरिजा देवी की शिष्या सुनंदा शर्मा के सुरों से सजी ये शाम यकीनन लंबे समय तक लोगों के लिए यादगार रहेगी। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। जिंदगी के दौड़ते भागते जीते जागते लम्हे कब वक्त के साथ कहीं खो जाते हैं, छुप जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर हम इन्हें फिर से जीना चाहें तो हम उन पलों को याद करते हैं, लेकिन एक ऐसा जादुई पिटारा भी है जो इन पलों को हमारे लिए फिर से जिंदा कर देता है। मैं बात कर रही हूँ कैमरे की। कैमरे का शटर अपने अंदर हमारी ज़िंदगी की खुशियों को कैद कर लेता है और ये खुशियाँ हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं जाने माने फोटोग्राफर ओपी शर्मा जी की इस खास एग्जीबिशन में, जिनमें आपको 60 साल का सफ़र नज़र आएगा। कुछ ऐसी शख्सियात नज़र आएंगी जिनकी ज़िंदगी के सफ़र को उन्होंने अपने कैमरे के ज़रिए कैद किया है। उपमहाद्वीप में एनालॉग फोटोग्राफी के आधुनिक मास्टर ओपी शर्मा की कला और उनकी विरासत को समर्पित एक बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में। अलकाजी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी के जरिए इस महान कलाकार को नमन किया गया। प्रदर्शनी में उनके संग्रह से 150 से अधिक विंटेज प्रिंट पहली बार देखने को मिले। कई चित्र दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में आजादी के बाद के शुरुआती डार्क रूम्स में तैयार किए गए थे, जहां ओपी शर्मा ने 1958 से 2000 तक
फोटोग्राफी सिखाई और बाद में त्रिवेणी कला संगम में उन्होंने निर्देशन किया प्रायोगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न प्रभाव, कोलाज, मल्टीपल एक्सपोजर, फोटोग्राम और सौरीकरण का। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर खुद ओपी शर्मा ने शिरकत की। एक लंबे अरसे के बाद ओपी शर्मा को अपने बीच पाकर दर्शकों और उनके शिष्यों के बीच में खासा उत्साह नजर आया। यकीनन उम्र के इस पड़ाव पर भी ओपी शर्मा के जोश में जरा भी फर्क नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खींचने वाला बनाने वाला तस्वीर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मानना ये है कि जब आप शटर प्रेस करते हैं तो आपके दिमाग में तस्वीर बैठती है कि कैसी बनेगी, और वो बनाना पर टाइम लगता है। तो मैं बड़ा स्लो मेरा रहा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कम 4-5 हज़ार तो प्रिंट मैंने बनाए। ये प्रदर्शनी सचित्रवाद पोस्ट की अब तक अनछुई दूसरी लहर को दर्शाती है। भारत में एनालॉग प्रिंट मेकिंग और प्रयोग का फोटोग्राफिक इतिहास रहा है। ये चित्रकारों की प्रतिबद्धता और आशावादी दुनिया को उजागर करने का एक प्रयास है। इस मौके पर ओपी शर्मा जी के कई शिष्य भी एकत्र हुए। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो उनके ओवर मल्टीपल डेकेड्स का काम है। एंड इसमें आई थिंक फॉर anyone who's seeing this exhibition today, आपको ऐसे बहुत सारे प्रिंटिंग टेक्निक्स, फोटोग्राफिक टेक्निक्स देखने को मिलेंगे जो डिस्क्राइब करते हैं एक अर्ली जनरेशन ऑफ फोटोग्राफी का जो वैल्यू सिस्टम था इन प्रिंटिंग एंड एक्सपेरिमेंटल फोटोग्राफी। तो उसका काफ़ी रेंज दिख जाएगा आपको। ओपी शर्मा के माध्यम से प्रदर्शनी 1947 के बाद चित्रात्मकता की अब तक अज्ञात दूसरी लहर का चित्रण करती है। ये शो एक कलाकार की विरासत के साथ साथ भारत में एनालॉग प्रिंट मेकिंग और प्रयोग के एक विस्तृत फोटोग्राफिक इतिहास का प्रारंभिक उत्खनन है, जिसमें फोटो क्लब और सैलून का विकास भी दिखाया गया है। क्षेत्रीय और विश्व फोटोग्राफी में एक समृद्ध योगदान ललित कला और वृत्त चित्र, चित्रांकन सहित एक समर्पित व्यवसायी, संग्रहकर्ता और शिक्षक शर्मा की विश्वव्यापी कृति हमें फोटोग्राफिक अभ्यास के संस्थागत परिदृश्य को आकार देने में एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। रंग तरंग के लिए सादिया की रिपोर्ट। किस्से, कहानियां, दास्तानें हाल, माजी और मुस्तकबिल को एक साथ जोड़ देती हैं। सदियों पुरानी कोई कथा जब आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहानी तो शायद इस दौर में भी कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएगी। किरदार बदलते रहते हैं, लेकिन कथाएं और दास्तानें फिर से खुद को दोहराती हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एनएसडी के इस रंग मंडल में, जहां पर अभिज्ञान शकुंतलम को बड़ी ही खूबसूरती के साथ पेश किया गया। रसेति इति रस, रस वह है जिसका आस्वादन किया जा सके। जब भी रस की बात होती है तो बात होती है नाट्य की। नाट्य की जब बात होती है तो बात होती है भरत मुनि की। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के विभिन्न प्रकारों को बताया है। मौजूद है हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी में। एनएसडी मना रहा है हीरक जयंती यानी रंगमंडल के 60 वर्ष। यहाँ पे अनेक नाटकों का मंचन किया जा रहा है, जिसमें कि आज मंचन है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम जिसको कि विश्व ने अनेक नामों से पुकारा। कहीं के रचनाकारों ने इसको अद्भुत कहा तो कहीं के रचनाकारों ने अलौकिक। आज हम देखेंगे कि कालिदास के इस नाटक का रंगमंच में मंचन 2024 यानी 21वीं शताब्दी के दौर में किस प्रकार हो रहा है। आइए चलते हैं आज के इस कार्यक्रम में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने रंग मंडल की स्थापना का 60 वर्ष बड़ी धूमधाम से मना रहा है। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शकुंतलम का अद्भुत मंचन प्रस्तुत किया। इस नाटक का मंचन एनएसडी के अभिमंच में हुआ, जो दर्शकों से खचाखच भरा था। अभिज्ञान शकुंतलम को देखने अलग अलग उम्र के लोग आए थे। अभिज्ञान शकुंतलम जो है एक भारत के लिए एक बहुत कालिदास का लिखा हुआ नाटक है। ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत उच्च उदाहरण है। अभिज्ञान शकुंतलम मतलब हमारे ऐसे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्ले है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है। सो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे इसको देखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
नाटक के निर्देशन का श्रेय जानी मानी निर्देशक विदुषी रीता गांगुली को जाता है, जिन्होंने इस शास्त्रीय कृति को समकालीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। अभिनय, संगीत, वेशभूषा और सेट डिजाइन सभी पहलुओं में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। रंगमंडल के अध्यक्ष राजेश सिंह ने 60 वर्ष पूरे होने को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया। उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम के मंचन को लेकर लोगों के उत्साह को सराहा। रंगमंडल जो 1964 में शुरू हुआ 4 कलाकारों के साथ, आज वो अपने 60 साल के सफ़र को पूरा कर रहा है और सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी अपने कीर्तिमान स्थापित किया है और अपनी दिन प्रतिदिन गुणवत्ता को बरकरार रखा है और बढ़ाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, सभी रंगकर्मियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। नाटक भारतीय रंगमंच की समृद्धि और विरासत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एनएसडी ने इस नाटक के माध्यम से दर्शकों को भारतीय संस्कृति और साहित्य से परिचित कराया है। अन्य नाटक एनएसडी के रंगशाला में कुछ और दिनों तक प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसमें ऐतिहासिक ताजमहल का टेंडर शामिल है। फिजा गूंज रही है, ढोल नगाड़ों से महक आ रही है मीठे मीठे मोदक की और चेहरे पर है अलग ही जोशो खरोश। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, मैं बात कर रही हूँ गणेश उत्सव की। तो चलिए राजधानी दिल्ली के महाराष्ट्र सदन, जहां पर गणेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गणपति बापा के साथ साथ इस महाराष्ट्र सदन में गणेश उत्सव के दौरान पूरा महाराष्ट्र उठकर यहाँ पर आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं खासतौर पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर महाराष्ट्र की आर्ट एंड क्राफ्ट, वहाँ की संस्कृति की बहुत ही खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। यहाँ पर गणपति बापा की तस्वीरें हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो सजावट का सामान यूज़ हम करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, सजावट के दिए, खासतौर पर जो महाराष्ट्र डिज़ाइन है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ताकि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं गणपति बापा से आशीर्वाद लेने, वो गणपति बापा के साथ साथ जो महाराष्ट्र की संस्कृति है उसकी भी एक झलक यहाँ महसूस कर सके। यहाँ पर खास तौर पर जो महाराष्ट्र की साड़ी है वो यहाँ दिखाई गई है। थोड़ा बताइए क्या कुछ लेकर आए हैं आप महाराष्ट्र से? हम लोग महाराष्ट्र की जो स्पेशल पैठनी है वो येवला से लेके आए हैं। उसमें पैठनी दुपट्टा भी है, पैठनी टोपी भी है और ब्लाउज पीस भी है। कुछ एक खोल के दिखाइए। महाराष्ट्र की साड़ी की क्या खासियत होती है? सो महाराष्ट्रियन साड़ी हैज 2 कॉम्बिनेशंस पर्टिकुलरली। जैसे ये प्योर सिल्क में बनती है और ये वीवर्स हैंडलूम पे बनाते हैं, तो यही इसकी खासियत है। वन वीवर एक्चुअली टेक 2 to 2.5 months to actually weave the complete sari. So the sari, the elegance itself explains everything. We have one piece which she'll explain. तो ढाई महीने लगे करीब इस साड़ी को बनने में। हाँ मैम, ये टिश्यू पैटर्न ही है, ये मशीन मेड होती है। जो हैंडलूम वाली होती है ना उसको 2.5 महीने लगते हैं। और ये जो इरकल है ये हैंडलूम वाली साड़ी है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर पर बनती है। जो इसमें खन होता है, खन फैब्रिक, जिसमें ये उमनिया डिज़ाइन भी है और हाथी मोर वाले एक स्पेशल डिज़ाइन होता है। और एक गायत्री बॉर्डर वहाँ का स्पेशल है और महाराष्ट्र में भी बॉर्डर पे बनता है, जैसे ये इरकल हो गई। तो ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की ये फेमस साड़ी है मतलब। और पैठनी में ये मोर वाला डिज़ाइन रहता है, असावली बॉर्डर बोलते हैं उसको। और अलग अलग लोटस टेम्पल वाला भी डिज़ाइन रहता है इसमें। बिल्कुल, तो ये हैंडलूम साड़ी है, यानी कि हाथ से बनी हुई है। और ख़ास तौर पर सोलापुर से आप कह सकते हैं ये साड़ी आई है। तो महाराष्ट्र सदन में आए हैं यहाँ पर गणेश उत्सव का लुत्फ उठाने, तो यहाँ पर इस महाराष्ट्र का इस जायके का भी हम लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये है, उसको टोप पल्लू बोलते हैं। एक मिनट में आपको दिखा दूँ, ये इसकी स्पेशलिटी है। मतलब ये वाला जो है ना, ये टोप पल्लू बोलते हैं। और इन जो कॉटन की साड़ी है उनको सिल्क मार्क भी है। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत और ख़ास तौर पर जो वहाँ जिस तरह से साड़ी बनती है, पहनी जाती है, वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। और बिना खान पान के, बिना मिठास के किस्सा सेलिब्रेशन, तो उसकी झलक आप यहाँ देख सकते हैं। ख़ास तौर पर जो मोदक हैं, जो बहुत ही मशहूर हैं महाराष्ट्र के मोदक, वो यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पे परोसे जा रहे हैं। और वड़ा पाव जो कि मुंबई की पहचान है, हमारे महाराष्ट्र की पहचान है, उसे भी यहाँ पर बेचा जा रहा है। क्या कुछ वहीं के मसाले और वहीं के सब लेकर आए हैं आप महाराष्ट्र के? ये सारा होममेड बनाया हुआ है और जो भी है पूरा ऑथेंटिक है इसमें। महाराष्ट्र का ऑथेंटिक वड़ा पाव और अपना
ये मोदक है मैडम। हाँ, मोदक के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये मोदक मैम ड्राई फ्रूट के हैं, प्योर देसी घी में बनाए हुए और पूरे होममेड है मैम। अच्छा। हमारे पास फ्राइड भी है, फ्राइड मोदक भी है, उसमें नारियल की फीलिंग होती है और ड्राई फ्रूट है उसके अंदर। खाने में एकदम टेस्टी है मैम। बिल्कुल। तो घर का जैसा स्वाद मिलेगा। तो घर जैसा स्वाद यहाँ पर मिल रहा है। मोदक है, वड़ा पाव है और एक कोशिश की गई है यहाँ पर कि जो महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, वहाँ के जो जायके हैं, उसकी झलक यहाँ पर मिल सके उन तमाम लोगों को जो पहुँच रहे हैं यहाँ पर गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जब तक दिल जिंदा है, चेहरे पर मुस्कुराहट है और जिस्म में हरारत है, कुव्वत है आगे बढ़ने की। तो आगे बढ़िए, मुस्कुराइए और दूसरों को भी तरकीब दीजिए। जी हाँ, अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड के साथ और ले आएंगे बहुत ढेर सारे रंग अपनी इस रंगीन सी पोटली में सिर्फ आपके लिए। इजाजत दीजिए, आदाब। हाउसवाइफ दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट होती है, इसमें क्यूरियस होने की क्या बात? लाइफ इज टू शॉर्ट। सिर्फ वेस्ट क्यों करना चाहते हो किसी का हस्बैंड बन के? हस्बैंड नहीं, ये मेरी वाइफ बनना चाहता है। पर इसकी सोहबत में एक अबला नारी को जालिम दुनिया में रोजी रोटी कमाने भेजते हुए शर्म नहीं आती? कुछ शर्म कर, दाल चावल बनाकर अपनी जवानी मत वेस्ट कर। तू भी तो वही बिजनेस में है जहाँ पे आगे बढ़ने के लिए एनीथिंग यू डू इज ओके। एक आदमी से थोड़ी बहुत बात जो कर ली, दिस इज व्हाट यू थिंक ऑफ मी। हेट यू। मेरी हर खुशी में फंडू फीचर फिल्म्स में 20 सितंबर शुक्रवार रात 8 बजे फिल्म की एंड का। सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का